नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं आपके जो आरपीएफ एसआई है उसकी 3 दिसंबर 2024। आरपीएफ एसआई की जो 3 दिसंबर 2024 को जो पहली शिफ्ट हुई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कराने जा रहा हूं। पहले रीजनिंग का मैं कराऊंगा, फिर मेरे बाद आकाश सर मैथ का कराएंगे और उसके बाद पारुल मैम आपको जीएस के बारे में बताएंगी। ठीक है, तो ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे क्योंकि सॉल्यूशन कराना है। किसी क्वेश्चन में आपत्ति होगी तो उस पर आप आपत्ति डाल सकते हैं, बाकी बहुत जल्दी से बहुत स्पीड के साथ हम इनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये पहला क्वेश्चन था हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का। यहां बोल रहा था कि सीधी पंक्ति में भैया 7 लोग बैठे हैं नॉर्थ की तरफ फेस करके, 3 4 5 6 और 7 इस तरीके से। उसने बोला था जी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं तो जी यहां पर आ जाएगा, जी के राइट में केवल 2 पर्सन है। फिर बोल रहा था जी और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं तो ई इधर आ जाएगा, जी और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं। फिर बोला था डी और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं और बी जो है वो जी के ठीक बाएं बगल है, जी के ठीक बाएं बगल में बी यहां पर आ गया। और डी और बी के बीच में 2 लोग हैं तो डी और बी के बीच में 2 लोग, डी यहां भी हो सकता था, डी इधर भी हो सकता था। फिर बोला था ए एफ के ठीक दाएं बगल में है, ए एफ के ठीक दाएं बगल में है तो दोनों सीट यहां पर खाली हो जाएंगी। डी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, डी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 लोग, क्योंकि यहां बचेगा हमारा कौन, सी बचेगा, सी। तो पूछा था डी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, तो 4 वाला हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। ये क्या कह रहा है, फाइंड द ऑड वन आउट। 23 से आप 21 पर चलोगे माइनस के 2, 21 के बाद चलोगे आप 22 पर तो प्लस का 1, एक्स 24 माइनस के 2 22, 22 प्लस का 1 23, टी 20, 20 माइनस का 2 18, 18 प्लस का 1 19। ऐसा इसमें नहीं था क्योंकि दोनों डी लगातार दिए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांस्टेबल के लिए बिल्कुल भाई बहुत फायदेमंद होगी, कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल, उनके लिए बिल्कुल फायदेमंद होगी। ये कह रहा है सभी संख्याओं के प्रत्येक सम में 2 जोड़ा जाए, विषम में 1 घटाया जाए, इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से प्रथम 2 अंक का बताना था आपको योग 6 और 1। वो कह रहा है प्रत्येक सम में 2 जोड़ा जाए तो 6 में 2 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, और प्रत्येक विषम से 1 घटा दो, 1 में से 1 घटाऊंगा 0 आ जाएगा। दोनों का सम पूछा था, 8 और 0 8 ही होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने भैया, अगला क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर जाता है। दक्षिण की तरफ ये इंसान 7 किलोमीटर जाता है, दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर जाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर। और अंत में बाईं ओर मुड़ता है तो 2 किलोमीटर, यानी कि इसके सामने यहां पर आ जाएगा। ये दूरी आपसे पूछी होगी तो 8 में से 5 घटा दोगे 3, 3 किलोमीटर पूरब की तरफ चलना पड़ेगा, 3 किलोमीटर पूरब की तरफ चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कैलकुलेशन करनी थी, केवल कैलकुलेशन। प्लस और माइनस को बदलने की बात थी, यहां माइनस रख दिया जाएगा, इधर प्लस रख दिया जाएगा, यहां माइनस। और गुणा और भाग को बदलना था, यहां भाग आ जाएगा, यहां पर गुणा आ जाएगा, और यहां पर भैया भाग, यहां पर गुणा। ये कैलकुलेशन करनी थी। तो भैया 3 3 का भाग 2 में नहीं जा सकता, और इधर 6 है तो ये इससे कट जाएगा 2 बार, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 52 माइनस के 4 प्लस के ये 42 आए, और माइनस के 3 से 3 कट जाएगा तो ये रह जाएगा 11, 11 रह जाएगा। काट पीट करनी थी, 52 में से 4 घटाओगे 48, 48 में भैया 42 जोड़ दोगे आपके पास हो जाएगा 90, 90 में से ये वाला 11 घटा दोगे तो आपके पास बचेगा 79। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये पूछा गया था भैया क्वेश्चन आपके सामने, और यहां पर हम जब तीसरे ऑप्शन को रखते हैं तो जैसे कि डी एफ और के को रखता हूं, सेम लॉजिक होना चाहिए दोनों तरफ। आई के और पी रखता हूं तो दोनों तरफ का लॉजिक सेम होना चाहिए, दोनों तरफ का लॉजिक। भैया 4 से 11 पर जाओगे, 4 प्लस के 7 11, 6 प्लस के 7 13 प्लस के 7, आगे चलोगे 11 प्लस के 7 18 प्लस के 7 18। तो ऐसा ही यहां होना चाहिए, 2 और 7 9, 4 7 11, 9 और 7 16। ऑप्शन नंबर 3 पर बिल्कुल शानदार बन रहा था, बिल्कुल शानदार। पीडीएफ बेटा आपको, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पर, ये सॉल्यूशन वाली नहीं मिलेगी, सॉल्यूशन के लिए फिर आपको यहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 42 की अगर मैं बात करूं, 16 62 से जिस प्रकार संबंधित है, 16 से 62 पर जाना है तो कैसे जाओगे, 16 चौके 64 माइनस के 2,
12 चौक 48 माइनस के 2, 12 चौक 48 माइनस के 2, यहां भी 21 से ऐसे ही करना था आपको, 21 चौके 84 माइनस के 2 कर दोगे तो 82 वाला ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ये क्या कह रहा है, 7 डिब्बे को एक के ऊपर एक रखा गया है, तो 7 डिब्बे ऐसे नंबर लिख लेना 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिब्बे हैं, इस तरीके से 7 डिब्बों को रख लेना। बोला गया था डिब्बे एस और यू के बीच में 5 डिब्बों को रखा गया है, एस और यू के बीच में 5 डिब्बे हैं, एस और यू के बीच में केवल डिब्बा एस को वी के ऊपर रखा गया है, वी के ऊपर एस आएगा। क्यू और टी के बीच में 2 डिब्बे हैं, क्यू और टी यहां पर हो जाएंगे, है ना। डिब्बा टी को आर के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, तो अगर मैं कहूं क्यू और टी यहां पर आ जाएंगे, क्यू और टी। और बोला था डिब्बा आर को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, आर को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। डिब्बा टी को डिब्बा आर के ऊपर नहीं रखा गया, डिब्बा टी को आर के ऊपर नहीं रखा गया, तो आर और टी के बीच में कितने डिब्बे हैं, आर और टी के बीच में कितने डिब्बे हैं, एक डिब्बा आ रहा है, आर और टी के बीच में एक डिब्बा आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़े आसान आसान से क्वेश्चन से, ज्यादा हार्ड नहीं थे। वो कह रहा है इस प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दो, इस प्रकार बने सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सी के बाद डी आएगा, ओ के बाद पी, ए के बाद बी, आर के बाद एस, एस के बाद टी और ई के बाद एफ। इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाना था, सजा दो। सबसे पहले बी आएगा, बी के बाद डी आएगा, डी के बाद एफ आएगा, एफ के बाद आएगा भैया पी, पी के बाद एस, एस के बाद टी। पूछा क्या था, बने नए समूह में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दाएं से तीसरा हो जाएगा पी, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 45 दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया था, इसमें दर्पण में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही माना गया था। दर्पण प्रतिबिंब में कोई इसमें गलती नहीं है, कोई इसमें गलती नहीं है। जहां आपत्ति वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा। ये कह रहा है नेक्स्ट फिगर जो होगी वो कौन सी होगी, नेक्स्ट फिगर आपसे पूछी गई है, ये लेफ्ट में था, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपको देखना था, ऐसा ही कॉन्सेप्ट देखना था। तो ये बीच में तो आएगी नहीं भाई, ये बीच में तो ऐसे लाइन आएगी नहीं, यहाँ साइड में आ रही है, अब तक तो ठीक है, अब तक तो ठीक है। इसमें ब्लैक पार्ट दे दिया तो ये गलत हो जाएगा, इसमें बीच में लाइन दे दी तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल साइड था, जो फिगर के साइड में लाइन आएगी। भाई कॉपी पेस्ट मत करो, कॉपी पेस्ट मत करो, कॉपी पेस्ट मत करो, जो आपका डाउट है वो मैं बाद में बताऊंगा। यहां देखो सी 3 पर, एक्स 24 पर, तो 3 से 24 पर चलोगे तो 29, 29 में से 5 घटाए 24, और 3 से आप 8 पर चलोगे तो प्लस के 5 हो रहे हैं। एल 12 में से 5 घटाया 7, और 12 में 5 जोड़े तो 17, पहले से लास्ट पर ही जाना है। और इधर 24 में से 5 घटाया 19, 24 में 5 जोड़ूंगा तो 29, बिल्कुल ठीक है। यहां ऐसा नहीं था, 16 में जब मैं 5 जोड़ूंगा तो भैया 16 और 5 21 होते हैं, तो यू आएगा, वी नहीं आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन था ये, डीएफ एक से ए से ड्राइव करता है, ए से ड्राइविंग स्टार्ट करता है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर जाता है, दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 19 किलोमीटर चलता है, 19 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 23 किलोमीटर चलता है, 23 थोड़ी ज्यादा रख लेना, और फिर दाएं मुड़ता है 27 किलोमीटर चलता है, 27 किलोमीटर ऐसे रख लेना 27, और फिर अंत में दाहिने मुड़ता है 16 किलोमीटर चलता है, तो लगभग लगभग ये इसके सामने यहां पर आ जाएगा, क्योंकि 7 और 16 टोटल मिलकर 23 होता है, 23 होता है। ये दूरी पूछी होगी, 27 में से 19 घटा दोगे आपके पास बचेगी 8 किलोमीटर, और वो भी पश्चिम दिशा की तरफ, क्योंकि दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना था, यहां से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर एकमात्र ऑप्शन में दिया है, फोर्थ वाले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ABCD 5 व्यक्ति दिए गए, ABCD और E, सबकी आयु आपको निकालनी है अलग अलग, उसमें से एक की दी जाएगी, जैसा कि ए की आयु 3 साल है, तो ए की आयु 3 साल, अब ए से रिलेटेड सेंटेंस को ढूंढूंगा, ए से रिलेटेड, बी की आयु ए की आयु से दुगनी है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगी। फिर कह रहा है ई की आयु बी का 4 गुना है, बी का 4 गुना है 6 चौके 24 हो जाएगी। फिर कह रहा था कि डी की आयु ई की आयु की आधी है, ई की आधी है तो ये 12 हो जाएगी। सी के लिए बोला था सी की आयु डी की आयु की 3 गुनी है, तो 12 तिया 36 हो जाएगी, 12 तिया 36। पूछा गया था सी की आयु कितनी है, तो 12 तिया 36, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही माना गया है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा भैया आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सभी लोग देखेंगे फटाफट से और सॉल्व करेंगे, आपका सही जवाब क्या होने वाला है, स्पीड के साथ देखेंगे हम।
यहां इमारत की 6 अलग अलग तल दिए गए हैं, तो आप ऐसे रखोगे 6, 5, 4, 3, 2 और 1, इस तरीके से सबको रख दोगे। सबसे पहले बोला है उसने कि बी अभाज्य नंबर वाले तल पर रहता है, 2 पर हो सकता है, 2 पर हो सकता है, 3 पर हो सकता है, 5 पर हो सकता है। और बी और ई जिन तलों पर रहते हैं उन नंबरों का गुणनफल 3 है, उन नंबरों का गुणनफल 3 है। भाई मैं 2 में 1 की गुणा करूंगा 2 आएगा, 3 में 1 की गुणा करूंगा 3 आएगा, तो इसका अर्थ है बी तो आ गया यहां पर और ई आ जाएगा यहां पर, क्योंकि 3 एकम 3 यहीं बन सकता है, बाकी नहीं बनेगा कहीं पर भी। ठीक है। डी के ऊपर के तलों पर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो डी के ऊपर 2 रहते हैं, डी यहां पर आ जाएगा, 2 इससे ऊपर आ गए। एफ सी के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है, एफ जो है वो सी के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है, तुरंत नीचे आ जाएगा। ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं? ए और एफ के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, 2 व्यक्ति। और बोर्ड ने आंसर माना है 1, आप इस पर आपत्ति डाल दोगे, ये गलत हो जाएगा। आंसर आ रहा है 2, ये सही होगा, ये गलत, तो ऑब्जेक्शन इस क्वेश्चन पर आप डालेंगे। ऑब्जेक्शन आप इस क्वेश्चन पर डालेंगे, ये है आपका तीसरी तारीख है 3 दिसंबर और पहली शिफ्ट में ये आपका क्वेश्चन है, इस पर आप आपत्ति डाल देंगे क्योंकि आंसर आ रहा है हमारा 2, आंसर आ रहा है 2, बोर्ड ने माना है यहां पर 1। ठीक है, तो आप इस पर आपत्ति डाल देंगे, आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, ये बड़ा ही आसान सा। 3 और 2 5, 7 और 2 9, 10 और 2 12, 2 और 2 4, +2 हो रहा था, +2 कर देना भैया। 9 2 11, 13 2 15, 16 2 18, 8 और 2 10, बिल्कुल सही माना गया है, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है भैया? ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले संख्या और ठीक बाद में एक संख्या हो? संख्या, प्रतीक, संख्या। संख्या, प्रतीक और संख्या आपसे पूछा गया है। संख्या, प्रतीक और संख्या ढूंढ लो भैया, कहां पर आ जाएगा? संख्या, प्रतीक, संख्या नहीं है, संख्या, प्रतीक, संख्या, संख्या, प्रतीक, संख्या एक पेयर ये मिल गया, संख्या, प्रतीक, संख्या एक पेयर ये मिल गया, और संख्या, प्रतीक, संख्या एक ये मिल गया, तो 2 से ज्यादा मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है भैया? ब्लड रिलेशन। एस का एच से क्या संबंध है? एस का एच से क्या संबंध है? प्लस का अर्थ दिया है पुत्र, ये इसका बेटा, गुणा का अर्थ दिया है पत्नी, बेटे की पत्नी हो गई, और माइनस का अर्थ है भाई पत्नी का, यानी कि बेटे की पत्नी का भाई हो गया, और प्रतिशत का अर्थ दिया है, प्रतिशत का अर्थ दिया है पिता, यानी कि बेटे की पत्नी के भाई का पिता, अर्थात समधी हो गया। और समधी कौन से ऑप्शन में है? पुत्र की पत्नी का पिता, पुत्र की पत्नी का पिता, ऑप्शन नंबर 2 पर बिल्कुल सही माना गया है, सही माना गया है। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है जी एच का पिता है, जी एच का पिता है, एच जे की माता है, जे के का भाई है, के एल का पुत्र है, जी का एल से क्या रिलेशन है? जी जो है वो एच का पिता है, एच का पिता है, एच जे की माता है, एच जो है वो जे की माता है, जे जो है वो के का भाई है, के का भाई है, और के जो है वो एल का पुत्र है, एल का पुत्र है, एल का पुत्र है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। पूछा था जी का एल से क्या रिलेशन है? ये इसकी पत्नी, पत्नी का पिता, पत्नी का पिता, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब। यहां आपको पूछा गया था समान अनुसरण करने वाला, तो इस पर जो है क्या लॉजिक है? जैसे कि डी आई है तो उसको आई डी लिख दिया, डब्ल्यू ए है तो ए डब्ल्यू, तो एफ यू को यू एफ, टी ओ को ओ टी, एस ए को ए एस, एच यू को एच टी, ये गलत हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, जैसे कि इधर चल रहा हूं, आई डी दूसरे पर था, आई डी लास्ट में चला गया, तो एफ यू भैया यहाँ यू एफ हो रहा है ना, तो यू एफ जो है वो लास्ट में जाएगा, बिल्कुल जा रहा है। यहाँ ओ टी लास्ट में जाना था, नहीं जा रहा। यहाँ जो ए एस है वो लास्ट में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो बाकी सब गलत थे, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट है। इन्हीं अक्षरों को इधर उधर कर रहा था। जीडी का इसके बाद कराऊंगा बेटा, अभी कराऊंगा, जीडी का इसके बाद कराऊंगा, थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में इसको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ। ट्राइएंगल नीचे था, ट्राइएंगल ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो अब ट्राइएंगल आएगा नीचे की तरफ, यहां पर नीचे की तरफ, यहां पर इन्फिनिटी, यहां पर फिर ऊपर गया, फिर राइट में गया, फिर और राइट में गया, तो इन्फिनिटी वाला सिंबल यहां पर आ जाएगा। ऐसा विकल्प ढूंढ लेना, ऐसा विकल्प जिसमें है वो आपका सही होगा। ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, और चौथा केवल सही है। ये देखो इन्फिनिटी यहां पर है, ट्राइएंगल यहां पर है, एकदम राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट पूछा गया था तो फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। 5 और 6 11 है, 5 और 6 11 है, प्लस के 3 14 है, 7 3 10 प्लस के 5 15, सी 3 प्लस के 3 6 प्लस के 5 11, तो यही आपका अलग हो जाएगा क्योंकि 3 5 का लॉजिक था, इसमें है 6 3 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ भैया, फटाफट से आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहां पूछा गया है ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक अन्य प्रतीक हो और ठीक बाद में संख्या, यानी कि प्रतीक
प्रतीक के बाद फिर से प्रतीक और फिर बाद में एक संख्या चाहिए। प्रतीक प्रतीक संख्या चाहिए, प्रतीक प्रतीक संख्या, ये आपको ढूंढना है। प्रतीक प्रतीक संख्या यहां पर मिल गया और प्रतीक प्रतीक संख्या, प्रतीक प्रतीक संख्या एक ये मिल जाएगा। दो जोड़े हमको मिल गए, दो जोड़े मिल गए तो ये दो वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोल मेज पर बिठाना था 7 लोगों को, गोल मेज पर बिठाना था 7 लोगों को, 1 2 3 4 5 6 और 7 बिठा दो भैया, जहां आपका मन करे जहां पर भी। टी के दाईं ओर से गिनने पर टी और एन के बीच में 2 व्यक्ति हैं। टी के राइट से गिनूंगा तो टी के और आर के, टी और एन के बीच में 2 व्यक्ति हैं। टी और एन के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अगर मैं टी के राइट से गिनता हूं, राइट से गिनता हूं तो 2 व्यक्ति हैं। आर के दाईं ओर से गिनने पर आर और पी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। एम पी के ठीक दाएं पड़ोस में, एम टी के बाएं पड़ोस में है। एम जो है वो टी के बाएं पड़ोस में है तो एम आ जाएगा यहां पर। ठीक है, फिर बोल रहा था एम टी के बाएं दूसरा है, एम टी के बाएं दूसरा है, टी के बाएं दूसरा है तो एम यहां पर आएगा। क्यों? आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ओ के ठीक बाएं पड़ोस में कौन है? वो कह रहा था आर के दाईं ओर से गिनने पर आर और पी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अगर मैं आर के दाएं से गिनूं तो आर और पी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। यहां कंडीशन हो सकती है आर और पी की, बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगी। एम पी के ठीक दाएं पड़ोस में है, एम पी के ठीक दाएं पड़ोस में, एकदम ओके आ गया। क्यों? आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो क्यू यहां पर आ जाएगा। बचा कौन? एम एन ओ पी क्यू आर टी, एम एन ओ बचा, ओ को यहां रख देंगे। ओ के ठीक बाएं पड़ोस में कौन है? ओ के लेफ्ट हैंड पर आर आ रहा है, आर, आर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये एक आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, देखो कौन का कोड दिया है 1649, नेक का दिया है 2169, के का पूछा है तो के इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो 1 1 6 9 आंसर नहीं होंगे तो 2 आंसर होगा। एकदम ओके, एकदम ओके। यहां पूछा गया था आपसे सिमिलर सेट वाला, ये बड़ा ही आसान है। 36 का आधा 18, 48 का आधा 24, 42 का आधा 14 नहीं होता, गलत। 48 का आधा 24, 72 का आधा 36, 54 का आधा 27। फिर 18 से 20.4 पर चलेंगे तो 2.4 जोड़ा गया है और 20.4 से 22.8 पर चलोगे तो यहां भी 2.4 को ऐड किया गया है। वो एकमात्र ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर 4 पर। लॉजिक क्या है? लॉजिक है पहले आधा कर दिया, उसके बाद प्लस किया है 2.4 और फिर प्लस 2.4। केवल एकमात्र ऑप्शन पर ये लॉजिक फॉलो हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 62 सॉल्यूशन कराना है। एक क्वेश्चन में आपत्ति थी वो मैंने बता दिया, जिस पर आपको आपत्ति डालनी है। ठीक है, टी 20 में से 2 गए, 18 में से 2 गए, 16 पर पी आ जाएगा, यू 21 22 23 पर डब्ल्यू आ जाएगा। पी डब्ल्यू वाला एकमात्र ऑप्शन था, इसी को टिक करके भाग जाओगे एग्जाम में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है भैया, देखो जल्दी से। ये कह रहा है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के बाद वाले अक्षर से बदल दो और व्यंजन को उसके पहले से बदल दो, तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने स्वर होंगे? उसने बोला है स्वर को तो कर दो बाद वाले अक्षर से, कॉन्सोनेंट को कर दो -1 कर दो। एल के पहले आएगा भैया के, ए के बाद आएगा बी, एस के पहले आएगा आर, टी से पहले आएगा एस, आई के बाद जे, एन से पहले एम और जी से पहले क्या आएगा? जी से पहले आएगा एफ। पूछ रहा है इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने स्वर हैं? कोई स्वर नजर आ रहा है? कोई स्वर नजर नहीं आ रहा, कोई भी वॉवेल नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 64 भैया 64। बेटा जीडी का प्रैक्टिस सेट बस 5 मिनट, 5 मिनट रुक जाओ, अभी करा रहा हूं। सभी वेफर जो है वो बिस्किट दिए गए हैं, बिस्किट, और सभी बिस्किट जो हैं वो कुकीज दिए गए हैं, कुकीज, सारे बिस्कुट कुकीज हैं, और सभी कुकीज जो है वो पेस्ट्री दी गई है, पेस्ट्री। उसने बोला है क्या सभी बिस्कुट वेफर हैं? सारे बिस्कुट वेफर के अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। सभी पेस्ट्री कुकीज हैं? क्या सारी पेस्ट्री कुकीज के अंदर आ रही है? नहीं आ रही। तो ये गलत, ना तो निष्कर्ष एक सही है ना ही दूसरा, बोर्ड ने बिल्कुल सही माना है आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 65, वो कह रहा है प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए, सम में 1 घटाया जाए तो बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा 3 है और दाएं से तीसरा 5 है। दोनों विषम है तो विषम में 2 जोड़ा जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएंगे, +2 करना है, 5 में 2 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। दोनों का योग पूछा था तो 7 5 12 होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट पर आ जाओ भैया, सीरीज पूछी गई थी आसान सी, 25 में 2 जोड़ोगे 27, 27 4 31, 31 6 37, 37 और 8 भैया 45, 45 में 10 जोड़ोगे तो 55, 55 वाला एकमात्र ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 4, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। सोमवार से लेकर रविवार तक का प्रोग्राम है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है भैया। तो देखो जरा पूछा क्या है,
एस मंगलवार को जाता है, एस को मंगलवार में रख देना। एस और पी के बीच में दो व्यक्ति हैं तो पी यहां पर आ जाएगा, दो व्यक्ति आगे बीच में। वी और यू के बीच में दो व्यक्ति हैं, क्यू वी के ठीक बाद वाले दिन जाता है। और आर और वी के बीच केवल एक व्यक्ति जाता है, क्यू पी के बाद किसी दिन, क्यू पी के बाद किसी दिन जाता है और क्यू वी के ठीक बाद वाले दिन। तो क्यू यहां पर आ जाएगा, वी यहां पर आ जाएगा। फिर बोल रहा था एस और पी के बीच में दो व्यक्ति हैं, ठीक है। आर और वी के बीच में एक व्यक्ति है, आर और वी के बीच में एक व्यक्ति है, आर यहां पर आ जाएगा। फिर बोला था आर और वी के बीच में एक व्यक्ति है, बिल्कुल सही है। वी और यू के बीच में दो व्यक्ति हैं तो वी इधर आ गया तो यू यहां पर आ जाएगा। एक बचा केवल, कौन बचा? टी बचा, टी को यहां रख देना। पूछा था सोमवार को कौन जाता है, तो सोमवार को टी जाता है। नेक्स्ट पर आ जाना, अगला क्वेश्चन। चैट के लिए इतना लिखा गया है, एक्स के लिए इतना लिखा गया है, एस का पूछा है तो एस आ रहा है इस वाले में, इसमें नहीं आ रहा। तो 1 5 8 3 आंसर नहीं होगा, 1 5 8 आंसर नहीं होगा, 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 69 फटाफट से चेक करेंगे। 69 ई 5 3 8 और 3 11 3 14 3 17 और 3 20 पर टी आ जाएगा। एन 14 माइनस 3 11 में से 3 गया 8, 8 में से 3 गए 5, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 3 घटा दूंगा यानी कि 28 में से 3 घटा दोगे 25, 25 पर आ जाएगा वाई। और टी वाई वाला एकमात्र ऑप्शन था और कोई ऑप्शन नहीं है, यही आपका राइट होगा। आखिरी क्वेश्चन आपका ये रहा। पेयर का कोड दिया है, राफ्ट का कोड दिया है, आपसे पूछा है टी का कोड, तो टी को ढूंढना था। तो टी भैया, टी इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। 8 5 4 7 आंसर नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, बचा केवल 6, बचा केवल 6, ठीक है ना। आपका यही आंसर होगा। बाकी अब मैथ के लिए आकाश सर आपको बताएंगे जो भी क्वेश्चन है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से। हेलो दोस्त, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हम लोग अभी एक ऑब्जेक्शन सीरीज हमने चलाई हुई है, यानी ऑब्जेक्शन किसी में लगा सकते हैं या नहीं, और प्रॉपरली उनके सॉल्यूशन तो हम आपको बता ही रहे हैं क्या होगा, ठीक है। बाकी इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अपनी अपनी क्लासेस में भी कराएंगे, ठीक है भाई। तो इसमें बस ये देख लो किस किस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत हो रही है और किस किस में ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, आज हम लोग कर रहे हैं 3 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट। अब जो कर रहे हैं, इससे पहले जस्ट पहले हमने 2 वीडियोस बनाई हैं, 2 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 2 तारीख की थर्ड शिफ्ट में होने वाले एग्जाम्स की हमने बताई है किसमें ऑब्जेक्शन है, किसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है भाई। तो आप देखो, जीडी वाले बच्चे जो यहाँ पे हैं, जीडी वाले बच्चों को मैं बता दूं, राहुल शर्मा सर की जीडी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप अपना क्लास में जा सकते हैं। और जो रेलवे वाले बच्चे हैं जिन्होंने आरपीएफ एसआई के एग्जाम के लिए देखना है, वो देख सकते हैं किसमें ऑब्जेक्शन लगना है किसमें नहीं। तो प्यारे दोस्त, आज 3 तारीख का पहला क्वेश्चन। अब देखो, ये क्वेश्चन है, एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली गर्ल्स और बॉयज का अनुपात 1:5 है। अगर लड़कियों की संख्या 249 है तो लड़कों की संख्या 5 गुनी होगी। भाई 200 पंजे 1000, 40 पंजे 200 यानी 1245। तो इसका आप देखोगे, इसका 5 गुना कर दो, बॉयज आ जाएगा। तो सही आंसर है, कोई आपत्ति इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताया गया है दोस्त, इसमें एक निश्चित धनराशि दूसरे वर्ष के लिए इतने रुपए, यदि ब्याज 10% है तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। धनराशि ज्ञात करो। एक बात सुनिए, दूसरे वर्ष का ब्याज, इसको निकालने के न जाने कितने तरीके। आप ट्री मेथड से भी चला सकते हो इसको। जैसे 10% है, ठीक है, 10% है तो आप जानते हो सर 1/10 होता है 10% का मतलब। ट्री मेथड से भी चल सकता है। तो ये होगा प्रिंसिपल, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये भी सेकेंड ईयर। अगर 1/10 है, इसको 1 माने तो ये 10 होगा, ये 10 होगा और प्रिंसिपल हो जाएगा 100। प्रिंसिपल हो जाएगा 100। अब ये 10 और 1, दूसरे साल का ब्याज है 11। 11 रेशियो का मान दे रखा है आपको 6 7 8 7। तो एक रेशियो का मान कितना हुआ? 11 छिक्के 66 बचा 1, 11 एकम 11 सत्ते 77। तो एक रेशियो का मान आ गया 617। अब आपसे पूछा है वो धनराशि बताओ, तो 617 में 2 जीरो लगा दो बस। भाई धनराशि पी है तो 100 रेशियो। अगर एक का मान 617 है तो 100 का मान 617 गुणा 100, यानी 61,700 रुपए इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। 61,700 रुपए मेरे दोस्त इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात आपको पता चली, सर इसने बिल्कुल सही दे रखा है। बाकी आप इसको और भी तरीके से कर सकते हो। जैसे किस तरीके से कर सकते हैं सर? देखो 10% है, यानी 1/10। तो जो प्रिंसिपल 10 है, पहले साल वो 11 हो गया, दूसरे साल वो 10 से फिर 11 हो गया। तो यहाँ 11 है तो ये भी 11, यहाँ 10 है तो ये भी 10। यानी प्रिंसिपल जो है वो आप बोलो प्रिंसिपल 100 हो गया, 11 धाम 110 दूसरे साल में।
तीसरे साल में पहले साल में 110, दूसरे साल में 121। तो दूसरे साल का ब्याज देखो कितना है, 110 और 121, 11 रेशियो। 11 रेशियो का मान 8 7 6 7 दे रखा है, या 6 7 8 7 दे रखा है, 6 7 8 7। तो ये एक रेशियो का मान 617 आ रहा है। तो भैया 100 रेशियो का मान आप बोलोगे 617 में 2 जीरो जोड़नी है, सिंपल आपका आंसर 61,700 रुपये बनेगा। एक सवाल देखो, अनमोल ने अपनी यात्रा 16 घंटे में पूरी करी, आधी दूरी 30, आधी दूरी 50, संपूर्ण यात्रा की दूरी बतानी है। तो दूरी कैसे निकालोगे, 2 गुणा दोनों चालों का गुणनफल, अगर दोनों बराबर दूरी है, बटे दोनों का योग, और टोटल टाइम। 16 पंजे 80, 5 से 10 बार, 3 दूनी 6, 2 जीरो, आप आंसर देखोगे 600 किलोमीटर इस सवाल में पूरी दूरी हो जाएगी। भाई आपको पूरी दूरी अगर निकालनी है तो 2 गुणा दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का योग और गुणा टोटल टाइम आपको करना है। तो वहां जब करोगे तो आंसर आएगा 600। अब इसमें सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। भैया अगर बचत को मैं 100% मानूं तो उसका जो खर्च है वो 200% ज्यादा, यानी 100 से 200 ज्यादा 300 है। तो खर्च और आय दोनों जुड़ के, बचत और आय आपका दोनों जुड़ के, मतलब बचत और खर्च जुड़ के बनती है आय। का मतलब ये टोटल आय कितनी हो रही है, 400 रुपए। कह रहा है यदि उसके खर्च में 4% की कमी हो जाए, खर्च में 4% की कमी, तो 300 में अगर 4% घटा दो तो 300 का 4% 12, 12 घटा दो तो ये 288। बचत में 28% वृद्धि, तो 100 का 28% होता 28, तो ये हो गई 128। अब इनको जोड़ोगे तो आप बोलोगे 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 8 और 2 10 और 1 11, 3 और 1 4, कितने बढ़ गई, उसकी इनकम बढ़ी 16। वो कह रहा है उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो प्यारे भाई 16 की वृद्धि हुई कितने में, 400 में, गुणा 100% जब आप करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, आप बोलोगे 16/4, यानी कि 4%। लेकिन ऑप्शन में आ रहा है 0.04, आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसको आप बोलोगे 4%। अब परसेंट अगर आपको हटाना है तो आप बोलोगे 4/100। 4/100 0.04 ही बनता है। 4/100 की अगर मैं बात करूं तो 0.04 ही बनता है, आप लोग देखेंगे। 4/100 को आप बोलोगे 0.04। तो इस सवाल का आंसर 4th नंबर पे बैठा हुआ है। भाई बचत अगर 100 मानू तो खर्चा 200% एक्स्ट्रा यानी 300, आय हो गई टोटल 400, खर्च में 4% की कमी यानी कि 300 का 4% 12 कम हो गया। ठीक है, 300 कहां से आया मेरे दोस्त, अगर मैंने उसका खर्चा, ये बचत 100 मानी है तो बचत से 200% ज्यादा, 100 का 200% होता है 200, यानी 200 ज्यादा तो 300 हो गया। ठीक है ना, तो ये बिच चलो भाई पंजाबी बिच कराओ, अभी पंजाबी बिच हो जाता। देखो भाई 24 गुणा 9 गुणा 720 अपॉन में ये किसका वर्ग है, 2304, अंडर रूट में 2304 किसका वर्ग है, तो आप बोलोगे सर ये 2304 जो है ये आपका 48 का वर्ग है। 48 का वर्ग करोगे तो 2304 होता है ये। ठीक है, बराबर हो गया y प्लस 925। ठीक है भाई, y प्लस 9, 12 छिंग 72 जीरो, 4 से इसको काटा हमने 6 बार, तो 9 छिक्के 54, 54 गुणा 60, तो 0 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, और 6 पंजे 30 और 2 32, बराबर y प्लस 925। तो 3240 में से, ठीक है, 3240 में से 924 घटाना है बस। 3240 में से 924 घटाना है, y का मान आ जाएगा। 3240 में से 924 घटाना है, तो इसको घटाओगे, 0 में से 10 में से 4 गया 6 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, और आप बोलोगे 12 में से 9 गया 3, तो 2316। कितना आ गया, 2316। ओ माय गॉड, 2315 क्यों दे रहा है फिर ये। हाँ भैया 924 नहीं 925 घटाना है, 925, 925 घटाना है तो 2315 ही आएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर जाके, टेलीग्राम पर जाके आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके। ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। यहाँ देखो 8 संख्याओं का औसत 20, तो 8 गुणा 20 160, 5 का 14 तो 14 पंजे 70, 160 में से अगर 70 को घटा दूं तो 16 में से 7 गया, आप बोलोगे 9, सर जी 90 है। अब बची हुई 3 संख्याओं का योग है 90, तो औसत क्या हो जाएगा, बची हुई 3 संख्याओं का औसत हो जाएगा मेरे दोस्त 30। बची हुई 3 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, बची हुई 3 संख्याओं का औसत 30 हो जाएगा। अब ये सवाल आपका पिछली से पिछली शिफ्ट में, यानी 2 तारीख की सेकंड शिफ्ट में भी था सेम, और यहाँ भी है। यहाँ आप देखो, एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से गणना करके 4.1 पर से 8.1, इसको 2 से भाग करो, अर्धवार्षिक जब ही बनेगा। 4.05% हाफ ईयरली बनेगा भाई,
हाफ ईयरली बनेगा 4.05%। ठीक है, अब एक ग्राहक किसी वर्ष 1 जनवरी को 8445 रुपए जमा करता है जुलाई को, और 8445 1 जुलाई को जमा कर रहा है, और 8445 ही वो आपको जमा कर रहा है कब? 1 जनवरी को। ठीक है, ये ऐसे थोड़ा सा अब आपको दिख रहा है। तो भाई ये जो 8.1% है, इसको 2 से भाग करोगे तो 4.05%, ये बनेगा हाफ ईयरली। क्या बनेगा? हाफ ईयरली बनेगा दोस्त। एक ग्राहक किसी वर्ष की 1 जनवरी को 845, तो 4.05 को 4 ही मान लो सीधा सीधा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको 1 जनवरी से 1 जुलाई तक 8445 का 4%, तो ये कितना आ जाएगा? मैं 4 से इसे काट रहा हूं 25 बार, 25 तिया 75, ये अगर बात करोगे तो लगभग आएगा 342। ठीक है, 342 का ब्याज लगभग लगभग यहां से मिलेगा। अब पहले से इसके 8445 जमा थे, उस पे ब्याज और मिल गया, अब 8445 और जमा कर दिए, तो कुल मिला के इतने रुपए पर 4% का ब्याज उसे और मिलेगा 6 महीने में। तो ये आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग लगभग आएगा 700, यानी 697 के आसपास आएगा ब्याज, 697 के आसपास। तो ये और ये ब्याज दोनों जोड़ के देख लो, 9 7 और 2 9, 9 और 4 13 का 3, 7 3 10, 1039 के आसपास इसको कुल ब्याज मिलेगा, 1039 के आसपास कुल ब्याज मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर 1039, 697 के आसपास ब्याज हो गया, ये ब्याज 342 के आसपास हो गया, दोनों को जोड़ो 1039 के पास पहुंच गई बात। अब 1039 के पास पहुंच गई है तो आपका आंसर आ जाएगा कितना भाई? आपका आंसर आ जाएगा सिंपली 1039.91। ठीक है भाई, 1039.91 सिंपल बता रहा हूं, फिर एक बार सुनो। 2 तारीख की सेकंड शिफ्ट में भी था, 1 जनवरी को 8445 रुपए जमा करे, 6 महीने बाद और जमा करे 8445, तो 6 महीने में ब्याज कितना मिलेगा? 4%। तो 8445 पे 4% लगभग इतना बैठ रहा है। अब इस पे 8445 जमा है, उस पे तो ब्याज मिलेगा, इस 342 पे भी ब्याज मिलेगा, और 8445 और जमा कर दिए, उन पे अगले 4%, अगले 6 महीने तक 4% मिलेगा। तो ऐसे करके 697, आप बोलोगे 1039 लगभग लगभग इस पे ब्याज मिलेगा। एक दुकानदार उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 15% की छूट देता है। जब पहले बढ़ा दिया फिर घटा दिया, a माइनस बी और माइनस ए बी बटे 100 करो, 15 में से 5, 15 20 में से 15 गया 5, और 20 पंजे और 5 से 3 बार यानी 3, यानी कुल मिला के 2% का बेनिफिट हो रहा है। पहले बढ़ा दिया 20%, फिर 15% छूट दे दी, तो a माइनस बी और माइनस ए बी बटे 100 करोगे तो कुल मिला के मेरे दोस्त 2% की छूट ली जा रही है। ये कह रहा है 190 का लाभ है, मतलब 2% का लाभ है, हम कह रहे हैं 190। तो 1% का मान आप बोलोगे 95 हो गया। फिर तो पूछ रहा है एमआरपी, अगर कॉस्ट प्राइस पूछता तो 9500 हो जाता, एमआरपी पूछ रहा है, तो एमआरपी तो 20% एक्स्ट्रा है ये लिखा हुआ, तो एमआरपी है 120% और 1% का मान 95 है। तो आप देखोगे 0, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 निम्मा 108, 108 और 6 114 है, तो आप बोलोगे 114 और डबल 0 क्या है? 114 और डबल 0 इस सवाल में आप देखोगे। ठीक है, तो इस सवाल में आपको कोई जरूरत नहीं है ऑब्जेक्शन लगाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मुझे अगर देखना है, ए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है और संख्या इतने 9 से पूरी तरह विभाजित है, 17 3a + 5 बताओ। अब ए का मान कुछ भी हो, ए का मान कुछ भी हो, आंसर जो होगा वो 17 से जरूर कटेगा, क्योंकि 17 का मल्टीपल है। 17 से ये नहीं कटता, 17 के पहाड़े में ये भी नहीं आता, 17 के पहाड़े में ये भी नहीं आता। भाई देख लो, 17 के पहाड़े में आता है क्या? 17 एकम 17 बचा 6, 17 के पहाड़े से एक ही ऑप्शन है जो बी है 289, यही 17 का मल्टीपल है। आप देखोगे इसी से आंसर आपका मैच करेगा। अब कह रहा है आगे, समान लंबाई की 2 ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 112 और 120, जब एक ही दिशा में चल रही है तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी कितनी? 82 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 82 हो जाएगी, या 112 माइनस 20 तो 2 92, 92 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी भाई, अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 45 सेकंड में, तो दोनों ट्रेन की लंबाई अगर टी और टी मीटर मान लूं तो दूरी बराबर 4 गुना समय, तो 92 का 5/18 करोगे और समय लग रहा है उसको 45 सेकंड। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 9 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 2 से ये 46 बार,
ठीक है, तो 46 पंजे 230 और 230 पंजे 115 यानी 1150 2t का मान। और t की वैल्यू क्या होगी, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो ट्रेन की लंबाई 575 मीटर इसमें होगी। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो ट्रेन की लंबाई मेरे दोस्त 575 इसमें आपको देखने को मिलेगी भाई, 575। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन दोनों ट्रेन की लंबाई समान है, उसने बोली है ये बात, समान लंबाई की दो ट्रेन है। ठीक है, तो आप बोलोगे पहली और दूसरी दोनों टी। अब ये हो गई दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल रिलेटिव स्पीड आएगी 92, उसको 5/18 करना पड़ेगा। समय 45, कैलकुलेशन करा 575 इस सवाल का आंसर। आगे देखो, तीन वस्तुओं का औसत है 15,855, उनका अनुपात देखो 3, 5, 7। औसत देखो जरा, 7, 5, 12, 3, 15, औसत होगा 5 रेशियो। अगर औसत की बात है तो औसत कितना हुआ, 5 रेशियो। वो कह रहा है औसत है 15,855, तो एक रेशियो का मान 5 दिया 15, 5 एकम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35 बचा 1, 5 एकम 5। तो ये हो गया 3, 1, 7, 1। सबसे महंगी वस्तु है 7 गुना, 7 गुना 3, 1, 7, 1। तो इकाई अंक 7 देखो इसी में है और किसी में नहीं है। 7 एकम 7 यूनिट डिजिट चेक करोगे तो यूनिट डिजिट 7 इसी में और किसी में है ही नहीं, तो करना ही क्या उसमें। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 नाम 63, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 एकम 7 4 13, 7 एकम 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 7 21 और 1 22। ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है। एक और सवाल देखो, ये कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 12.6 है, आधार की त्रिज्या इतनी है, पिघला के गोला बना दिया। गोले का अगर पिघला के बना रहे हो तो दोनों का आयतन बराबर होगा। गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है इतना। ठीक है, तो आर स्क्वायर शंकु की आर तो हमें पता है कितनी है, 3.2 इंटू 3.2 इंटू 12.6 इसकी हाइट है। ठीक है, अब जब आप इसको आगे कैलकुलेट करोगे फर्दर कैलकुलेशन के लिए, 3 से 3, पाई से पाई खत्म, 4 से इसे काटेंगे, 4 तिया 12, और देखो पॉइंट में है तो लगभग लगभग 3.2 बार गया, लगभग लगभग 3.2 बार गया। तो इसने दशमलव के एक स्थान तक पूछा है, तो आर क्यूब बराबर हो गया 3.2 का क्यूब। तो आर का मान 3.2 हो जाएगा। तो जो गोला है, गोले की जो त्रिज्या होगी वो 3.2 के आसपास आएगी, 3.2 के आसपास मेरे प्यारे दोस्त वो आ जाएगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये 4 से 12.6 3.2 बार तो नहीं कटता। भाई नहीं कटता, लगभग लगभग देखो कितनी बार कट रहा है, 3 4 तिया 12, दशमलव 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 3.15। तो 3.15 को आंसर लाने के लिए मैं ये बोल दूं 3.2, भाई 3.15 को 3.2 बोल दो। ठीक है ना, चलिए यहां आगे देखो, नंदिनी और नंदिता, नंदिनी और नंदिता 23:3 के अनुपात में निवेश करती हैं, कुल लाभ इतना है। तो भैया ये बात आपको मैं बता दूं, जब कुल लाभ आपको बता दिया उसने, तो यही लाभ का अनुपात है। कुल लाभ हो गया 23 और 3 26 रेशियो, 26 रेशियो का मान 2522। तो इसको जब आप काटोगे तो पहले 2 से काट लेते हैं, 2 से 13 बार, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर एक आया 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 13 से काटा 13 एकम 13 बचा 4, 13 तिया 39, 13 तिया 39। उसके बाद आप देखोगे बचा, 13 से काट रहे हैं भाई 2 एकम 2, 2 से काटा, अच्छा यहाँ गलत कर दिया, 26 रेशियो का मान है 2522। 2 से काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 से 13 बार, 13 से इसको काटा, 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 23 और 3 26। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 से 13 बार, 13 निम्मा 117, बचा कितना, ये 9, 13 सत्ते 91। तो एक रेशियो का मान आ गया 91। नंदिनी और नंदिनी और नंदिता का अंतर कितना है, आप देख रहे हो गुरुजी 20 है। तो 20 गुणा 91 करो, 0, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 1820। ठीक है, 1820 आ रहा है, ये 1940 दे रखा है। भाई अगर आप देखो 91 का, दोबारा देखो क्या ऑब्जेक्शन की आवश्यकता है। भाई अगर आपको पता है नंदिनी और नंदिता 23:3 के अनुपात में निवेश कर रही हैं, तो इनको आप यही निवेश, यही लाभ है 23 और 3, इनका कुल लाभ हो गया 23 और 3 26, लेकिन वो कह रहा है 2522 है जी लाभ। तो मैं अगर इसमें आगे काटना शुरू करूं, पहले मैं काटता हूं इसको 2 से, 2 से ये काटा 13 बार, 2 से इसको काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1,
2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 13 से काटा 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117 बचा 9, 13 सत्ते 91। तो मेरे दोस्त एक रेशियो का मान आ गया 13 सत्ते 91, 97 है ये, हमने 91 किया था। इनका अंतर जो है, अंतर आप बोलोगे 20 है, अंतर 20, तो 20 गुणा 97, 0 2 सत्ते 14, 2 निम्मा 18 और 1 19, तो भैया 1940 सही है। एक रेशियो का मान 97 है, हम 91 गलती से कर गए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 1940 सही दे रखा है, ऑब्जेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अब दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात और उनके आधार का परिमाप। देखिए, आधार का परिमाप का मतलब है त्रिज्या का अनुपात। आधार का परिमाप क्या होता है? आधार में दोनों के सर्कल है, तो 2πr1 और 2πr2, ये आपको दे रखा है 2πr1 और 2πr2। परिमाप जो है 2πr1 और 2πr2, ये दे रखा है 9/5। तो 2π से 2π खत्म, r1/r2 ये दे रखा है। h1/h2 की मैं बात करूं तो 1/9 दे रखा है। इनके आयतन का अनुपात बताओ, तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 और 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 1/3 पाई से 1/3 पाई खत्म, r1/r2 का होल स्क्वायर, तो 9/5 का 81/25 और h1/h2 1/9, 9 से 81, 9 बार आंसर आया 9/25, जो कि बनता है 9:25 इस सवाल का आंसर, जो कि बनता है 9:25। तो इस सवाल को भी आपने किया। इस सवाल को देखो, ये आप अपॉन में सारे 14 कर लो, 7 दूनी 14 तो 1 दूनी 2, 7 दूनी 14 तो 5 दूनी 10, 14 एकम 14 तो 2 एकम 2, 7 दूनी 14 तो 4 दूनी 8, और अपॉन में 1 है, 14 एकम 14 तो 14 दूनी 28। यहाँ हमें पता चला, इसको हमें ऐसे काटना है। अब यहाँ से आप देखो, अगर मैं देखूँ 10 और 8 18, 2 20 और 2 22, तो 22 माइनस 28/14 माइनस 6/14, जो कि बाद में आ रहा है माइनस 3/7। तो 3/7 नहीं दे रखा, 6/14 ही दे रखा है। 3/7 नहीं दे रखा, 6/14 पे ही रोक दिया इसने, माइनस 6/14 पे ही रोक दिया। ठीक है, माइनस के 6/14 पे ही रोक दिया, तो यही आंसर है। अगर आप देखो, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य x रुपए अंकित करता है और उस पर 15% की छूट देता है, वह छूट वाले मूल्य पर 15% का वेट लगाता है। MRP जो है माना x है, उस पर 15% की छूट दे दी, 15% की छूट का मतलब 85% पे बेच दी। अब इस पे 25% टैक्स लगा दिया, तो 125% हो गया। भाई टैक्स तो आपसे बढ़ा के ही लेगा, टैक्स तो आपसे बढ़ा के ही लेगा, और फाइनली आपको 408 रुपए में चिपका दी वो, फाइनली 408 रुपए में चिपका दी वो। तो आप बोलोगे 25 पंजे 125, 25 चौका 100। इसको देखो, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 17 चौका 68। ठीक है, तो अब आप इसको देखोगे 5 पंजे 25 से 4 बार, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 24 गुणा 4 चौक 16, 16 चौका 64 का 4 हासिल 1 6, 16 दूनी 32 6 38। इसका मतलब 384 रुपए उसका MRP कर दिया होगा। उसका MRP कितना रहा होगा? 384। एक बार फिर से सुनो, MRP जो भी था उस पे मेरे दोस्त उसने 15% की छूट दी, तो 100 में से 15 गया तो 85% में मिला, और 25% का बेट लगा दिया। बेट का मतलब होता है टैक्स, तो टैक्स तो वो आपसे ही लेगा, तो 25% बढ़ा के लिया, वो बराबर 408। तो अब आपको पता चला सर MRP कितनी है? 384। अब कुछ के दिमाग में आएगा, गुरु 384 की चीज 408 में बेच रहा है, तो बेटा ये जो बेट है ना बीच में 25%, ये तो गवर्नमेंट का है, ना व्यापारी का ना कस्टमर का, ये तो गवर्नमेंट का होता है। तो ये 384 बिल्कुल सही है। अब देखो, एक ये क्वेश्चन पूछा गया, आप बोलोगे जी ये तो नया टाइप है। नया नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा दिमाग है इसमें लगाने को। एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 3 वर्ष के बाद उसका मिश्रधन 2880 रुपये हो जाता है। 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज। देखो ये मिश्रधन है 2880, 3 साल में मिश्रधन हो जाएगा 20 या 60, 100 और 60 160%, और 2 साल का ब्याज बनेगा 40%। तो ये 4 बार 4 से इसे काटोगे, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 0। इसका मतलब 720 रुपए का ब्याज मिलेगा 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर ब्याज कितना मिलेगा? तो मेरे दोस्त 720 रुपए का ब्याज मिलेगा इस सवाल में आपको, सिंपल। एक और क्वेश्चन देखो, पी क्यू और आर का औसत है 45, क्यू और आर का है 20, पी का बताओ। पी क्यू आर का औसत 45 गुणा 3 यानी 135,
Q और R का देखोगे 20 गुणा 2 यानी 40, इसमें से हटाओ तो 5 और 9, इसका मतलब जो बचा हुआ है वो 95 किलो का है। जो बचा हुआ है मेरे दोस्त वो 95 किलो का बचा हुआ है, ठीक है ना। ये 95 किलो का ये बचा हुआ है। इस सवाल को देखो, अब यहाँ देखो निम्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। सबसे बड़ा, आप देखो ये सबसे बड़ा 7, ये तो सबसे छोटे में चला जाएगा जिनमें तो बहुत गैप है। जिनके बीच में गैप कम से कम होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। जैसे ये भी बहुत गैप है, इसको देखो 87 भाग 65, ठीक है, ना जाने की 0 दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 8 अट्ठे 64 तो 8 सत्ते 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 अट्ठे 56 4 60। आप देखो ये 10 में से 9 गया 1, ये 4, 41 बचा। ये 0.7 और इसे देखो 7 का भाग 4 में दो 0.40 है, 7 पंजे 35, तो ये 0.7 है, 0.5 है, तो सबसे बड़ा यही है। सबसे बड़ा यही है। जिनके बीच में गैप कम से कम होगा ना वो भिन्न बड़ी होगी, और जिनके बीच में गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा वो भिन्न छोटी हो जाती है बेसिकली, ठीक है। तो ये भिन्न आपको पता चली, ऐसे ही है। अब इसको सरल करने की बात कर रहा है। 23 गुणा 7, 7 या 21 का 1, 7 दूनी 14 और 15 16, अंदर 6 का भाग 6 में 1 गुणा 4, 17 में से 3 गया 4, 4 से 4 कटेगा एक बार तो 161 एकम 161 इस सवाल का आंसर। 161 एकम 161 इस सवाल का आंसर सिंपल हो जाएगा, कोई आपत्ति दर्ज करने की जरूरत नहीं है। अब एक ये सवाल दे रखा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं बता देता हूँ। देखो भाई प्रिंटिंग कॉस्ट 25% है, ये 25% है प्रिंटिंग कॉस्ट जो है, तो इसको मुझे ऊपर ही करना पड़ेगा। बताना क्या है मुझे बताना है यदि कुछ पुस्तकों के लिए प्रकाशक जो है, प्रकाशक यानी पब्लिशर, कागज की लागत के रूप में 20,400 रुपए का भुगतान करता है, तो कागज की लागत पेपर कॉस्ट में 20,400, पेपर कॉस्ट इसने 20% बोली है भाई, 20% की वैल्यू उसने बोली है, 20% की जो वैल्यू बोली है वो बोली है मेरे दोस्त 20,400। अब इन पुस्तकों के लिए मुद्रण लागत और रॉयल्टी के बीच क्या अंतर है, तो मुद्रण लागत यानी पब्लिकेशन और रॉयल्टी, तो पब्लिकेशन 25%, प्रिंटिंग और रॉयल्टी 15, ये 25% है प्रिंटिंग, ये 15 है, तो इनके बीच में जो अंतर है वो 10% का है मेरे भाई। 20% का मान आपको दे रखा है 20,400, 10% का पूछा है तो 20,400 का आधा पूछा है, 10,200 इज द आंसर। ये आपको दिखाई देगा वैसे तो भाई, आपको पूछा है 20%, ये दे रखा है 20,400, और जो अंतर है अंतर 10% है, तो आधा ही तो है, तो इसका आधा करोगे तो 10,200, आधा करना है 10,200 पे ले आओगे, आधा करना है 10,200 पे ले आओगे। ऐसे इसको आगे बढ़ाते हैं। 41 संख्याओं का औसत है 16, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 16 एकम 16 का 6 हासिल 1, 16 चौका 64 और 1 65, 656, 17 का ये 27, तो 17 सत्ते 119 का 9 हासिल लगा 11, 17 दूनी 34 और 11 45, और 25 का 26, तो 25 गुणा 25 625 ही हो गया 650। कुल मिला के देखो 9 5 5 10 6 4 10 और 1 11। भाई आप लोग एक बात बताओ, कुल मिला के 17 और 25 है तो 42 हो गया, लेकिन संख्या 41 है, तो इसका मतलब जो 17वीं संख्या है वो 2 बार काउंट हो गई होगी। 17वीं संख्या 2 बार काउंट हुई है तो कितना अंतर आ रहा है देखो, इसमें से इसे घटाओ, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 6 गया 4, 453 है 17वीं संख्या। 17वीं संख्या क्या है, 453। ये कह रहा है अब 17वीं संख्या को हटा दो, यानी टोटल है 656, उसमें से 453 जो 17वीं संख्या उसे हटा दो, तो बचा कितना, बचा 203। तो बची हुई संख्याओं का औसत बताना है, तो शेष संख्या बची 40, 40 संख्याओं का योग है 203, तो जब 40 संख्याओं का औसत पूछेंगे, शेष का औसत, शेष का औसत पूछा जाएगा, तो शेष का औसत होगा 0 दशमलव यहाँ आएगी, 4 पंजे 20 दशमलव 3 में भाग नहीं जाने का 0 27, तो ये आएगा 5.07, 5.075, ठीक है। तो इसका औसत जो शेष संख्या बच रही है उनका आएगा 5.075, 5 पॉइंट, एक बार फिर बता रहा हूँ, तो 41 संख्याओं का जो औसत है 16, तो 41 गुणा 16 656 हो गया सबका योग कुल मिला के, लेकिन उनमें से पहली 17 का औसत 27, तो 17 गुणा 27 बैठ रहा है 459, बाद की 25, तो 25 और 17 तो 42 हो गई, संख्या 41 है, इसका मतलब 17वीं संख्या 2 बार ले ली, तो ये 25 गुणा 26 650 जोड़ा इनको, तो ये आ गया 1109, तो इसमें 17वीं संख्या 2 बार है, तो 1109 में से इसे घटाओ, ये आ गई 17वीं संख्या, कह रहा है 17वीं को हटा दो,
तो 656 41 संख्याओं का योग है, उसमें से अगर इसे हटा दूं तो 203 बचा, और ये 40 संख्याओं का योग है, तो औसत क्या हो जाएगा 5.075। कोई ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं है। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr², ये 152 दे रखा है। तो 3π का मान 22/7 और r² बराबर 152। r² बराबर 152, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 और 3 नीचे आ जाएगा। 2 से कट रहा है, काट दो। 2 से कटता है, काट दो। तो आप बोलोगे सर 2 सत्ते 14, बचा एक, 2 छिक्के 12, 2 से 11 बार। तो 7 छिंग 42 का 2 हासिल 4, 7 सत्ते 49, 4 53, अपॉन में 11 तिया 33। r² का मान आया 532/33। तो r का जो मान आएगा वो अंडर रूट में आएगा 532/33। 532/33 अंडर रूट में आएगा 532 और अपॉन में 33। ठीक है, ये r का मान आपको पता चलेगा। ठीक है, r का मान आ गया 532/33। ठीक है, क्योंकि इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr², वो 152 दिया हुआ है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², तो ये वक्र नहीं है, संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है। तो इसका आंसर आप करोगे। सेल के दौरान राघव 60 रुपए वाली पे 25%, तो 60 का 25% बचा लिया। 60 का 25% बचाया तो ये होता है 15, और 80 का 25%, तो 80 का 25% होता है 20। 80 का 25% होता है 20, तो कुल बचत कितनी है 35 रुपए की है। 15 और 20 कुल बचत कितनी है भाई, 60 का 25% 15, 80 का 25% 20, कुल बचत की बात करोगे तो ये कितनी है, तो मेरे दोस्त ये बचत है आपकी 35 रुपए। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर इतना हो जाता है। तो 50% का मतलब होता है 1/2, यानी संख्या 2 से 3 कर दी जाए तो इतनी होती है। 3 का मान 3630। इसका मतलब अगर मैं 3 से भाग करूं इसमें 1210, तो इसको 1210 से गुणा कर दो, तो 2420, तो वो संख्या कितनी है 2420। ठीक है, 2420 को अगर 50% बढ़ा दोगे तो 3630 बन जाएगा। सिंपल यही है। ठीक है, इससे आगे चलें। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जो 16, 88 या 22 और 11 सबसे कटती हो। तो पहली बात 4, 16 का मतलब 4 से कटनी, ये तो कटेगी नहीं। आगे 88 का मतलब 11 से कटनी चाहिए, तो 6 और 4 10, ये 11 से नहीं कट रही। ये देखो 11 से कट रही है, 8 5 13 -2 यानी कि 11। 11 से एक ही संख्या कट रही है, तो यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी एलसीएम पूछा है बेसिकली, तो इनका एलसीएम मुझे निकालने में कोई देरी नहीं होगी। ये एलसीएम आ जाएगा 528। कितना आ जाएगा भाई 528। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की चाल से इतने मीटर लंबी रेलगाड़ी और 421 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी। कुल दूरी देखो 9 और 1 10 की 0, 4 2 6 और 1 7, 5 4 9, कुल इतना मीटर है। और जो रेलगाड़ी खुद पार कर रही है उसकी कोई लंबाई नहीं दे रखी। इसका मतलब हो सकता है वो छोटा सा इंजन हो सकता है वो छोटी सी रेलगाड़ी हो जिसकी कोई दूरी ना हो, यानी इंजन भी हो सकता है भाई। ठीक, तो 36 की स्पीड है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। 970 दूरी और बटे चाल, चाल 36 है तो इसको 5/18 से गुणा करो, तब जाके मीटर पर सेकंड बनेगा। मीटर से मीटर कटेगा, सेकंड ऊपर। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 से 0 खत्म। तो आप बोलोगे कुल मिला के 97 सेकंड का समय लगेगा गुरु। कितने सेकंड का समय लगेगा 97 सेकंड का समय लगेगा कुल मिला के। कुल मिला के 97 सेकंड का समय लगेगा। 28वां देख लो, एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 6 अंकों की संख्या में जोड़ दे तो 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ये है, अगर मैं इसमें 11 से कुछ जोड़ू तो 11 से कटना चाहिए। जैसे 3, 3 और 8 11 और 1 12, 8 और 3 11, 11 3 14। तो भैया ऊपर 14 है नीचे 12 है, तो 12 में मैं क्या जोड़ू 2 जोड़ना पड़ेगा, तो इस 3 में 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी 5 कर दो इसे। तो 2 जोड़ना पड़ेगा आपको, तब जाके ये 11 से डिविजिबल हो पाएगा। तब जाके मेरे दोस्त ये 11 से डिविजिबल हो पाएगा। सिंपल सी बात ये आपको पता चली। आगे देखेंगे, एक संख्या देखो फिर यही काम कर रहा है। अब एक संख्या है वो 9 3, ये 3 से पूरी तरह विभाजित है। 9 3 4 a 6 2 8 1, तथा a सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है सबसे छोटा। पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 0 नहीं ले सकते, ना नेगेटिव ले सकते हो। पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 कुछ ऐसा ले लो, पर ना 0 ले सकते हो ना नेगेटिव ले सकते हो।
तो आप बोलो 3 से कटने के लिए इसके अंकों का योग 3 से कटे, तो 9 तो 3 से कटेगा, ये 3 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 8 और 1 9 भी कटेगा, 4 और 2 6 भी कटेगा। तो ए का मान क्या हो, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 3 होना चाहिए 3 से कटने के लिए। ए का मान 3 होना चाहिए भाई, जीरो तो हम ले नहीं सकते वरना जीरो होगा तो भी 3 से कटेगा, लेकिन जीरो ले नहीं सकते क्योंकि धनात्मक पूर्णांक चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, तो सबसे छोटा पूर्णांक होगा 3। तो ए का मान 3 लिखो, 3 माइनस 2 यानी 1, 3 माइनस 1 यानी 2, ए का मान 3, ए प्लस 1 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 3 और 4 7, इसकी गुणा करोगे 1 2 3 4 5 6 7, फैक्टोरियल 7 बन गया, ये तो 5040 होता है गुणा करने पर। भाई 1 2 3 4 5 6 7 की गुणा करोगे तो ये 5040 होता है। हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो क्या है ये है a माइनस 2 इंटू ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 और ए प्लस 4, ये लिखा हुआ है भाई ये, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो ठीक है। तो 1 से लेके 7 तक की गुणा, तो ये मेरे दोस्त देखो, एक ये सवाल देखो, ये नया चल रहा है, ये सवाल देखो, ये सवाल नया चल रहा है, ये कह रहा है वाई क्यूब माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है, यानी x बराबर x व्युत्क्रमानुपाती है 1 बटे वाई क्यूब माइनस 1 का। तो इसको हम ऐसे बोल देते हैं x बराबर k अपॉन वाई क्यूब माइनस 1। ठीक है, k क्या है, k एक स्थिरांक है, k एक नियतांक है, k एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो अब ये चीज देखनी है, कह रहा है y बराबर 3 रखने पर x का मान 6 होता है। मेरे भाई ये इसने बोल दिया कि x का मान हमें कितना लेना है, x का मान ले लो 6 और y बराबर 3 रख दो, 3 तिया 9 तिया 27 में से 1 गया 26, तो मैं बताऊं k का मान आ गया 26 गुणा 6 यानी 152, 26 छिक्के तो 26 तिया 78 और 26 छिक्के, चलो k का मान आया 6 छिंग 36 का 6, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 आया k का मान। ठीक है, अब कह रहा है y बराबर 7 रखें तो x का मान क्या आएगा, x बराबर k अपॉन वाई क्यूब माइनस 1 है, तो k का मान तो हमें पता है 156 है, y का मान 7 रखो, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 माइनस 1, तो 156 अपॉन 342। ठीक है, तो ये आप किससे कट रहा है, ये 3 5 2 2 से कट रहा है और 3 से, 6 से काट लो, तो इसे 2 और 3 अगर दोनों से कटता है तो 6 से काट लो, माय गॉड। तो ये मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, x बराबर हमें लिखना है k अपॉन वाई की घात 3 माइनस 1, y बराबर 3 तो x का मान 6 है, k अपॉन 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 1 6, k का मान आएगा 156। ठीक है, और आपको जब y का मान 7 रखना है तो x बराबर k अपॉन वाई क्यूब माइनस 1 रखोगे, तो x का मान निकालना है, k का मान है 156, वाई क्यूब 343 माइनस 1 342, 6 दूनी 12 बचा 3 6 छिंग 36, 6 से काटा 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 26/57 यही आंसर आ रहा है भाई, 26/57 आप देखोगे यही आंसर आ रहा है। तो इस सवाल का आंसर, ये सवाल आपको जरूर कर लेने हैं। ठीक है, ये सवाल आपको जरूर कर लेने हैं। अब ये देखो क्या कहता है, 2 3 के ऊपर बार है, 0.23232323, 5 4 के ऊपर बार है, 0.54545454, 3 के ऊपर बार है 0.3333333, कितना ही ले सकते हो इसे, तो 4 3 7 3 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 3 8 2 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 3 7 3 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 3 8 2 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 और 6 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1 1 1 1, 5 3 8 2 10, तो ये आएगा ऐसे करके 1.1 और 1 के ऊपर बार 1.1। भाई यहाँ देखो 5 3 8 2 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, तो ये 1 यहाँ जाएगा, तो 1.1 और 1 के ऊपर आ गया बार। तो आप बोलोगे सर इसको कैसे करना है, तो 11 माइनस, भाई ये 11 है माइनस 1 अपॉन 9, तो 10/9 इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा, यही इसने भी दिया है, 10/9 इसने भी दिया है। तो आगे चलते हैं, देखो बिल्कुल सेम से सवाल है। 41 संख्याओं का औसत 33 है, तो योग कितना हुआ, 41 तिया 123 हासिल लगा 12, 41 तिया 123, 41 गुणा 33 करें। ठीक है, 41 तिया 123, 41 तिया 123 और है
123 और 12 135। 17 संख्याओं का 41 है तो 17 गुणा 41। 17 एकम 17 का 7 हासिल 1, 17 चौका 68 और 1 69। 25 संख्याओं का 27 है तो ये हो जाएगा 675। भाई 25 गुणा 25 तो हो गया 625, और 2 बार 25 और आएगा तो 50 जोड़ोगे। इसका मतलब ये कि 1372 आया, ये 1353 है। अब 17वीं संख्या क्या है आप देखोगे, 25 और 17 42 हो गई, यहाँ संख्या 41 है। तो मेरे दोस्त यहाँ से पता चल रहा है कि इसमें से अगर इसे घटा दूं मैं, 12 में से 3 गया तो 9 बचा, यहाँ 6 में से 5 गया तो 1 बचा, यहाँ 13 में से 13 गया तो 0, यानी 17वीं संख्या जो है 17वीं संख्या वो 19 है। अगर आप 19 हटा भी दो, 1353 में से अगर 19 हटा दें हम, तो 13 में से 9 गया, आप बोलोगे 4, 4 में से 1 गया 3, 1334 बचा। अब आप 1334 का औसत बताओ, जबकि संख्या रह गई 40। 1334 योग है 40 संख्याओं का, तो 40 से भाग कर दो, 0 दशमलव में चला जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 33.35 इसका औसत आ जाएगा। 33.35 ये इसका औसत आएगा, आप देखोगे। ठीक है, अब अगला सवाल, 410 रुपए प्रति सैकड़े की दर से 400 संतरे, भाई 100 संतरे खरीदता है 410, 1410 के, तो 400 खरीदेगा, 4 गुना करोगे 5640 के। उनको 960 का प्रॉफिट और चाहिए, तो एसपी कितना चाहिए उसे, ये 0 6 4 10 10 6 16 और 6 6600 रुपए में वो बेचना चाहता है। कितने, 400। तो एक का एसपी क्या है, 6600 रुपए में 400। एक का एसपी ये है 6600 बटे 4, और दर्जन का पूछ रहा है वो, दर्जन यानी कि 12 का। जब एक का कीमत है 66 बटे 4, तो 12 की कीमत 12 गुनी, 4 तिया 12, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 और 1 19, यानी 198 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर वो एक दर्जन केले संतरे क्या है, संतरे बेचता है, तो 198 रुपए के बेचने होंगे भैया, 198 के बेचने होंगे। अब ये देखो, 26 गुणा 5 गुणा 882 और 2401 जो है ये 49 का वर्ग होता है। 2401, तो इसको यहाँ काटो, 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 4, 7 छिंग 42, 7 से 7 बार, 7 से गेटो 7 एकम 7 बचा 5, 7 अट्ठे 56 बराबर आएगा y प्लस 695। तो 18 पंजे 90, 26 गुणा 90 0, 9 छिक्के 54 का 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 2340 बराबर आ रहा है y प्लस 995। तो 2340 में से 695 को घटा दो, 2340 में से 695 को घटा दो, आंसर आएगा 10 में से 5 गया 5, 13 में से 9 गया 4, 12 में से 6 गया 6, 1645, y का मान 1645। आपने देखा इस शिफ्ट में, अभी पहली शिफ्ट है जिसमें कोई ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। 1952 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड 122 सेकंड में, तो समय बराबर या चाल बराबर स्पीड बराबर दूरी बटे समय, तो आप इसमें देखोगे कितनी बार जाएगा। तो कट रहा है क्या किसी से, हाँ जी 2 से कटता है, तो 2 से काटा, 2 नाम 18 बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 2 से काटा 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 61 से कटता है क्या भाई, आप देखो 16 एकम 16 का 6, 16 छिक्के 96, हाँ जी 16 बार कट गया, 16 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड क्या आ गई, 16 मीटर पर सेकंड। ये कह रहा है 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा। तो भैया 1952 मीटर की तो लंबाई खुद की है, और 160 मीटर का हो जाएगा प्लेटफॉर्म, तो 6 और 5 11, 0 तो आ गया, 0 और 2 2, ठीक है, 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1, तो 9 और 1 10 और 1 11, 1 2, इतना मीटर पार करना है, और उसकी स्पीड है 16। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, 16 से काटोगे 16 एकम 16 बचा 5, 16 3 48, 16 दूनी 32, 132 सेकंड लगेंगे भाई, कुल मिला के उसको 132 सेकंड लगेंगे। और यहां तक आपके पूरे 35 क्वेश्चन जिनमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी कैसा भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इन क्वेश्चंस को आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, एक बार वहां जरूर देख लेना, ठीक है भाई। तो अब जीएस का पारुल मैम आपको बताएंगी किस में ऑब्जेक्शन लगाना है किस में नहीं। फिर मुलाकात करेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे बच्चे, अब मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ जीएस के शिफ्ट के क्वेश्चन कि आपके किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी और अभी आंसर एक्सप्लेनेशन बेटा अभी नहीं बताया जाएगा, एक्सप्लेनेशन मैं आपको अलग से करवा दूंगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपका सत्यशोधक समाज के साथ में। सत्यशोधक समाज में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो आप सभी जानते हैं कि ज्योतिबा राव गोविंद फूले ने क्या किया था, सत्यशोधक समाज की प्यारे बच्चे स्थापना की थी। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम प्यारे प्यारे बच्चों। जी हाँ, ज्योतिबा राव आपके जो हैं ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले ने क्या किया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। फिर अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे जीएस में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वस्तु की उपयोगिता है। वस्तु की उपयोगिता के बारे में, यह किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होता है, यानी कि 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्या होती है, क्षमता होती है। बिल्कुल सही है, आपने यहाँ पे सही आंसर इसमें दिया हुआ है कमीशन ने। आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने नवंबर 2023 में किस देश के खिलाफ अपना 49वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा वनडेज के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। तो ऐसा उन्होंने किया था दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ऐसा उन्होंने किया था दक्षिण अफ्रीका में। यहां पर आपका ध्यान रखिएगा, किसने, क्या नाम है इनके क्रिकेटर का, विराट कोहली जी ने। तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर जी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर क्या लिखा है आपका, जो कि आपका देखो बेटा साइंस से दिखता है। लिखा है कि विकृत पिंड की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डैश होती है। तो आपकी यहां पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन। यानी आप कहोगे कि यहां पे प्यारे बच्चे आपका यहां पे 2 आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए प्यारे बच्चे, अगला क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन यहां पूछा है कि आपका देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इची कुरोसोवा द्वारा जिब्रेलिक अम्ल की खोज किस वर्ष की गई थी। तो जिब्रेलिक अम्ल किस वर्ष खोजा गया था, 1926 में आपका खोजा गया था, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है यहां पर कि भाई आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में ऊर्जा का मानक स्रोत है। तो ऊर्जा को आप किस में, आप जूल में। यहां पे 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा। आगे देखिए, मैंने बोला था कि एक शिफ्ट में आपसे पूछा गया है कि विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना किसने की थी, और दूसरी शिफ्ट में यह पूछ लिया गया है कि निर्माण कब किया गया था। तो 1906 के अंदर विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखना बेटा, अगला यहाँ पे क्या लिखा है, मार्च 2024 में इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल खट्टर भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो मनोहर लाल खट्टर प्यारे बच्चे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया है। मनोहर लाल खट्टर काफी समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, भारत में प्रौद्योगिकी उन्नति ने रोजगार प्रवाह को किस प्रकार प्रभावित किया है। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप कहेंगे इसने विशेष रूप से आईटी और सेवा क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं, साथ ही पारंपरिक नौकरियों को भी विस्थापित किया है। तो बिल्कुल यहां पे इस क्वेश्चन का 3 आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। आगे देखना प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो समुद्र में नहीं गिरती है, बल्कि या तो आपके यहां पे खारी झीलों या रेत में गिरने के लिए जानी जाती हैं। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे, 1 मिनट बेटा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे यहां पे कि यहां पे आप कहोगे कि
यहाँ पे आप प्यारे बच्चे क्या कहोगे कि यहाँ पे वो नदी है आपकी लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में न गिरकर आप क्या कहोगे कि खारी, झीलों या रेत में गिरने के लिए जानी जाती है? तो आप कहोगे लूनी नदी ऐसी नदी होती है, ठीक है। उसके बाद देखना प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वायुसेना और आपके सेना ने संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस थिएटर कमांड में वायु प्रहार अभ्यास आयोजित किया था? तो पूर्वी थिएटर के अंदर। कहां पे किया था? पूर्वी थिएटर के अंदर किया। एक बार आप बताएंगे क्लास मतलब आपकी सही चल रही है ना? क्लास ठीक चल रही है ना? आपको मैं दिख रही हूं, आवाज आ रही है अच्छे से? चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा है एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है प्यारे बच्चे, यहाँ लिखा है कि भारत में कर्नाटक संगीत के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं। पहला है कि यहाँ पे पूछा गया है गीतम सबसे सरल प्रकार की रचना है, ठीक है। ख्याल कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का हिस्सा है, नहीं। ख्याल आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का हिस्सा है, तो दूसरा गलत होगा। तो दूसरा जब गलत होगा तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो हमारा आंसर 1 और 3 हो जाएगा। पद तेलुगु और तमिल भाषाओं में विद्वानों की रचनाएं हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए प्यारे बच्चे आगे क्या लिखा है। आगे प्यारे बच्चे अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में देखिएगा दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर से दिल्ली कौन लाया था? ये आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। इल्तुतमिश मैम लाहौर से दिल्ली को राजधानी लेकर आया था। लाहौर किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। इल्तुतमिश यानी मैं कह सकती हूं कि अभी तक इतिहास में जो क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं वो आपके गुलाम वंशी या फिर आप कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत से देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, दिल्ली सल्तनत से देखने के लिए मिल रहे हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चे एक बुक पूछी गई है, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया पुस्तक लिखने वाले हैं संजय यादव। कौन है? संजय यादव ने इस बुक को लिखा है। संजय यादव ने इस बुक को लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ जी बिल्कुल सही है संजय यादव। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? निम्नलिखित में से प्रथम गोलमेज सम्मेलन बेटा 1930 से लेकर आपके 1932 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा आपका 1931 में और तीसरा 1932। तो आपका पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। 1930, 1931, 1932। तो पहला पूछा है तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या लिखा है। अगला लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भली भांति ताम्र पाषाणीय स्थल के रूप में जाना जाता है? कायथा। कायथा आपका जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितनी शिफ्ट हमने देखी है इंडस वैली सिविलाइजेशन से बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है और इंडस सिविलाइजेशन तक ही वहां पे पूछा हुआ है। तो इंडस सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आ रहा है, आपका दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके अलावा आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है ताकि आप आगे अपने कांस्टेबल की तैयारी को उस हिसाब से कर सकें। देखिए यहां पे क्या लिखा है, डैश समतावादी समाज के लिए राष्ट्र या राज्य को निर्देश और मार्गदर्शक देते हैं तथा नीतियों के निर्माण और कानून बनाने में सरकार को मॉड्यूल प्रदान करते हैं डीपीएसपी। इससे आपकी जो पहली वाली शिफ्ट थी उसके लास्ट शिफ्ट में भी डीपीएसपी से क्वेश्चन आया था और अभी भी डीपीएसपी से क्वेश्चन है। भैया डायरेक्शंस क्या होते हैं, निर्देश क्या होते हैं? तो आप कहोगे कि मैम यहाँ पे डीपीएसपी यहाँ पर हमारे सरकार के लिए मॉड्यूल का काम करते हैं, सरकार को निर्देश दिए जाते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है भारत की जनगणना 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ दर्ज हुई थी? तो वो बिहार की हुई थी। और 30 करोड़ क्वेश्चन पूछा था यूपी और महाराष्ट्र का, इससे पहले जो शिफ्ट हुई है आपकी उसमें पूछा था।
ठीक है, ये आपकी आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने 1960 के दशक में जीवित कोशिकाओं में आनुवांशिक कोड को समझने की प्रक्रिया विकसित की थी। तो उसका नाम है मार्शल निरेनबर्ग। क्या नाम है उसका? मार्शल निरेनबर्ग प्यारे बच्चे उसका नाम है। आगे आ जाइए, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 2024 में भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तकनीक के उद्घाटन संस्करण का आयोजन कहां हुआ था? तो महाजन राजस्थान के अंदर हुआ था। अगर आप मुझसे बेसिक को, जैसे आप पॉलिटी का क्वेश्चन पूछेंगे, हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछेंगे, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा। अगर आपको कोई परेशान कर सकता है तो वो करंट अफेयर्स है, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन अच्छे लेवल पे पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर्स को भाई अच्छे से आप लोगों की आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको बहुत अच्छे से तैयार करें। ये आपको पता चल रहा होगा इन पेपर के आधार पे, ये मैं नहीं बता रही हूं, ये पेपर बता रहे हैं। आगे देखें यहां क्या लिखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आधारभूत सड़क आंकड़ों के अनुसार भारत में किस राज्य की कुल सतही सड़क की लंबाई सर्वाधिक है? तो बेटा महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर देखो पॉलिटी से बड़ा ही इजी प्रश्न पूछ लिया। भारत में संघीय कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? भैया राष्ट्रपति होते हैं। अगर पूछा जाता वास्तविक कौन होता है तो प्रधानमंत्री इसका आंसर हो जाता। तो कार्यकारिणी प्रमुख आपके राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन देखना बेटा क्या पूछ रहा है। यहां पे पूछा हुआ है QIAO2 सिग्नल रिले उपग्रह को किस देश द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया था, जो भावी लूनर प्रोब मिशनों के लिए संचार सेतु के रूप में कार्य करेगा? तो बेटा चाइना ने उसको लॉन्च किया है। चाइना के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 94। इसमें कहा गया है मई 2024 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाले भारत के प्रथम रॉकेट का नाम क्या था? अग्निबाण उसका नाम था, जो कि 2024 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखना प्यारे बच्चे, आगे आपका फिर से क्वेश्चन आया है कि भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन, मतलब मौलिक अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? दो कोर्ट हमेशा बताएं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ऑप्शन में दे रखा है सुप्रीम कोर्ट, तो बिल्कुल यही इसका आंसर हो जाएगा। ए लिख दो या 1 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, सीधी सी बात है, इसकी जिम्मेदारी होती है। आगे देखिए प्यारे बच्चे, आगे क्या लिखा है। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो कलोतुंगा प्रथम है वो किस राजवंश का राजा है? तो भैया चोल राजवंश का राजा है। चोल वंश का राजा है आपका, सीधा सा आंसर 2 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 97 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या लिखा है देखिए यहां पर। क्वेश्चन नंबर 97, जलवायु परिवर्तन पर दुनिया का एकमात्र बहुपक्षीय निर्णय लेने वाला मंच जिसमें दुनिया के लगभग सभी देशों की सदस्यता है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP यानी COP28 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक प्यारे बच्चे दुबई में आयोजित किया गया था। दुबई में आयोजित किया गया था। दुबई एकदम करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक बच्चा कह रहा है कि क्या ये सेम आएगा? सेम नहीं हो सकता, लेकिन इसके आसपास से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। तो आप इसको कहने का मतलब यह है कि आप इसके आधार पे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप मुझे बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो बेसिक क्वेश्चन आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपके कह सकते हैं इकोनॉमिक्स से भी आपके बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन इजी है। आपको परेशान करेगा तो सिर्फ करंट अफेयर, अगर वो भी परेशान नहीं करेगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। स्कीम से क्वेश्चन आ रहे हैं, योजनाओं से क्वेश्चन आ रहे हैं, अभ्यास से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, पेरिस पैरालंपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब आपकी चीजें हो गई कि भाई हमें ये तो करना ही करना है। ठीक है, आगे देखना प्यारे बच्चे, यहां क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन अब कोलकाता में स्थापित बैथ्यून स्कूल के प्रथम सचिव थे? तो वो थे आपके ईश्वर चंद विद्यासागर जी। वो थे आपके ईश्वर चंद विद्यासागर जी। क्वेश्चन नंबर 99 पे देखो बेटा क्या लिखा है। डैश पैमाने और आकार के परिवर्तन की एक मात्रात्मक प्रक्रिया है जिसे नैतिकता और मानदंडों द्वारा मापा और सहायता प्रदान की जा सकती है। तो वो है प्यारे बच्चे विकास।
वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा विकास। फिर आपका अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ गया है और बहुत ही आपका फेमस अमेंडमेंट पूछा है, किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया था? तो आप कहोगे कि 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 के अंदर हुआ था और आर्टिकल 21 के ए में हमें क्या दे दिया था, शिक्षा का अधिकार दे दिया था। ठीक है, इसमें हमें शिक्षा का अधिकार दे दिया था। आगे लिखा है प्यारे बच्चे कि मेघना की सहायक होती है या मेघना की मुख्य धारा बराक नदी किस निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है? तो बराक नदी ओरिजिनेट होती है आपकी मणिपुर से, बराक नदी निकलती है आपकी मणिपुर से। ठीक है, आगे देखना बेटा आगे क्या लिखा है। फिर आगे लिखा है कि शीत घाव किस वायरस के संक्रमण के कारण होने वाले दर्दनाक छाले होते हैं? तो वो है आपका HSV1, यहां पे आपका हो जाएगा। ये आपका क्या है, एक प्रकार का वायरस है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आगे देखिए प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्या लिखा है, अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता वाले कुपोषण मुक्त झारखंड का कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता वाले कुपोषण मुक्त झारखंड कार्यक्रम का लक्ष्य पोषक मानकों और बाल कल्याण को बेहतर बनाना, पोषण मानकों और बाल कल्याण को बेहतर बनाना। फिर आपका क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 104, निम्नलिखित में से किसे 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो कार्डियो नियोगोर को चुना गया है, कार्डियो नियोगोर को चुना गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में अंतरराष्ट्रीय समायोजन करने के लिए रुपए को डैश किया गया था? तो भैया डिवैल्यूड किया गया था, अमूल्यित किया गया था 1991 में। ठीक है, क्या किया गया था, डिवैल्यूड किया गया था, यानी हम कह सकते हैं कि अवमूल्यित किया गया था। नेक्स्ट यहां क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत का एक रूप है? तो नवोरिया गीत, बिल्कुल सही उत्तर इसने दिया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 107, इसको पढ़िए। हाल ही में प्रकाशित भारत की राष्ट्रीय एमपीआई रिपोर्ट की गणना के लिए कितने संकेतों का उपयोग किया जा सकता था? तो आप कहोगे कि 12। कितने संकेतों का प्रयोग किया जाएगा? 12 संकेतकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दर्रा से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो भैया नाथुला दर्रा नहीं है, क्योंकि नाथुला दर्रा कहां पर है? कमेंट बॉक्स में बच्चे बताएंगे, इतना तो बच्चे बताएंगे ही कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। बताइए जल्दी से, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, इससे पिछले वाले शिफ्ट की जो आपकी थर्ड शिफ्ट थी सिडबी में, वहां से भी क्वेश्चन था, नाबार्ड से, सिडबी से, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, सिक्किम में है मैम। तो यहां पे सिडबी निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निभाता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को वित्त पोषित करना और बढ़ावा देना, ये यहां पर अपना इस रोल को प्ले करता है। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर आपका विश्व बैंक में शामिल है, तो विश्व बैंक में प्यारे बच्चे IBRD शामिल है, IBRD शामिल है। आप यहां पे थर्ड क्वेश्चन करोगे, IBRD यहां पर शामिल है। ठीक है, आगे देखना है यहां पे क्या लिखा है। एक लेंस की शक्ति पावर 0.25D है। इस लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी आपकी 4 मीटर वाला अवतल लेंस होगा। 4 मीटर वाला अवतल लेंस प्यारे बच्चे हो जाएगा। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? सितंबर 2024 में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के वैज्ञानिकों द्वारा अदरक की एक प्रजाति ग्लोबेटिनिस की खोज प्रथम बार निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? तो आप कहोगे कि मेघालय में खोजी गई है अदरक की ये नई प्रजाति। कहां पर हुई है? मेघालय के अंदर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा है।
रोहित शर्मा पुरुष T20 विश्व कप 2024 टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की तालिका में किस स्थान पर रहे? तो प्यारे बच्चे, रोहित शर्मा ने दूसरा स्थान लिया है T20 विश्व कप 2024 के अंदर दूसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। बायोलॉजिकल साइंसेस श्रेणी में विज्ञान युवा 2024 पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अरविंद पेनमत्सा निम्नलिखित में से किस संस्थान में सहायक प्रोफेसर बने हैं? तो IISc बेंगलुरु। किस में बने हैं? IISc बेंगलुरु के अंदर बने हैं, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे, भारत में खरीफ का मौसम निम्नलिखित में से किस फसल की खेती से जुड़ा है? इससे पहले में प्यारे बच्चे जायद पूछा गया था, यह आंसर हो जाएगा चावल। तो आपको रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद फसलें, इनका आपको सबको देख लेना है कि क्या क्या किस किस के अंदर आता है। ठीक है, आगे देखना बेटा, आगे क्या लिखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन द्वारा भारत की विदेशी नागरिकता योजना की शुरुआत की गई? तो 2005 के अंदर की गई थी। नागरिकता से बेटा काफी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ये अब तक का आपका तीसरा क्वेश्चन है जो नागरिकता से पूछा गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 117 पूछ रहा है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में अधिकतम साक्षरता दर्ज हुई है? तो मिजोरम में, मिजोरम के अंदर अधिकतम साक्षरता हुई है। मैंने भारत की साक्षरता आपको बताई थी कितनी है, सबसे ज्यादा आपका यूटी कौन सा है, पूर्वोत्तर देश कौन सा है, राज्य कौन सा है, सब आपको बताया हुआ। तो बिल्कुल आपने आंसर किया होगा कि मिजोरम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि एकदम सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए अगला क्वेश्चन। इससे उसके बाद देखिएगा यहाँ अगला क्वेश्चन 118 है, जिसमें लिखा है भैया, फिर से रिट से क्वेश्चन है। रिट से काफी क्वेश्चन आ रहा है पॉलिटी में। कौन सी याचिका उन कार्यपालिका और निचली न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध उनके कर्तव्यों के निर्वहन हेतु जारी की जाती है जिन्हें वे पूरा करने में असफल रहे हैं? तो भैया परमादेश की जाती है। उनको आदेश दिया जाता है कि भैया जो तुम्हारा काम है वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार तुम्हें उसी के लिए सैलरी दे रही है। तो भाई जो तुम्हारा काम है उसको करो। और अगला क्वेश्चन पूछा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, मंत्री परिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। जी हां मैम, होते हैं। अनुच्छेद 76 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद का प्रावधान है। गलत बात। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल है। मंत्री परिषद का प्रावधान आर्टिकल 73 में और आर्टिकल 74 और 75 में है। 74 में कहा गया है कि मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी और जिसका प्रधानमंत्री होगा। और 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति की बात की गई है। तो यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाकी आपके सारे सही है। गलत पूछा हुआ था तो दूसरा इस अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, कथा सरित सागर देश में रचित कहानियों का एक संग्रह। तो भैया संस्कृत में ये आपकी लिखी गई है, कथा सरित सागर। तो ये आपका यहाँ पे आज का क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब जीएस को अगर मैं आपसे बताऊं तो जीएस में आपको फोकस करना है करंट अफेयर के ऊपर। और भैया बहुत ही बेसिक सवाल बाकी जगह से आ रहे हैं कि भाई सत्यशोधक समाज कब स्थापित हो गया, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा रहा है इल्तुतमिश के बारे में, या पूछा जा रहा है रजिया सुल्तान के बारे में, या पूछा जा रहा है एमबीटी के बारे में। तो आपका डीपीएसपी से क्वेश्चन है, अमेंडमेंट से क्वेश्चन है। तो ये सब आप एक बार भाई देखते चलिएगा और अपनी तैयारी को इसी दिशा में लेकर जाइएगा और अच्छे से आप लगे रहिए। हमेशा हम लोग आपके साथ में हैं। जो भी आपके साथ दिक्कत है, आपकी डिमांड है कि इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करा के कराया जाए, बिल्कुल कराया जाएगा। प्रैक्टिस सेट में मैं ये क्वेश्चन समाहित करूंगी। तो आज के लिए प्यारे बच्चे धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।